सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर। हमारे मुल्क के सियासतदान खुद को अवाम का नुमाइंदा, अवाम की आवाज और अवाम का तर्जुमान कहते हैं, लेकिन सियासतदान हुकूमत में हो या अपोजिशन में ना तो अवाम की नुमाइंदगी करते दिखाई देते हैं, ना ही अवाम की आवाज बनते हैं और ना ही अवाम की परेशानियों की तर्जुमानी इनकी जानिब से की जाती है। वैसे तो एक आम आदमी की नज़र में इस वक्त मुल्क में सबसे बड़ा मसला महंगाई का है, लेकिन अवामी नुमाइंदों को शायद ये महंगाई कहीं नजर ही नहीं आती। उनकी नज़र में तो इस वक्त मुल्क का सबसे बड़ा मसला इंतखाबी इस्लाहात हैं, ईवीएम है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। हुकूमत ईवीएम लाने के लिए बजिद है तो अपोजिशन और इलेक्शन कमीशन इसकी मुखालफत कर रहे हैं, इसमें खामियां गिनवा रहे हैं। और तो और इलेक्शन कमीशन ने आइंदा इंतखाबात में आरटीएस के दोबारा इस्तेमाल का इरादा जाहिर करके अब मजीद इबहाम सूरत हाल में पैदा कर दिया है। हमारे अवामी नुमाइंदों के दरमियान मुल्क का एक और सबसे बड़ा मसला इस वक्त चेयरमैन नैब की तैनाती है। हुकूमत ऑर्डिनेंस के जरिए चेयरमैन नैब को एक्सटेंशन देने के लिए तैयार है तो अपोजिशन उसे चैलेंज करने की धमकी दे चुकी है। चेयरमैन नैब के लिए हुकूमत को ऑर्डिनेंस लाना होगा या नहीं, ये भी आज क्लियर हो गया है। वफाकी वजीर कानून फरूक नसीम की जानिब से ये बताया गया है कि चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के लिए अभी तक ऑर्डिनेंस का कोई मुसव्विदा तैयार नहीं किया गया है, लेकिन यह मामला आइंदा हफ्ते तक मजीद क्लियर हो जाएगा। फरूक नसीम ने यह भी वाजे कर दिया कि वजीर आजम के सामने 4 से 5 मरतबा यह मामला जेर बहस आ चुका है। वजीर आजम चेयरमैन नैब के लिए एक नहीं बल्कि मजीद नामों पर भी गौर करेंगे। हम सिर्फ मशवरा दे सकते हैं, नाम का इंतखाब करना वजीर आजम की अपनी स्वाबदीद है, जिसका अब सीधा और साफ मतलब यह हुआ कि हुकूमत अपोजिशन या अपोजिशन लीडर से कोई मुशावरत करने के लिए तैयार नहीं है। और अगर ऐसा हुआ तो नून लीग चेयरमैन नैब की तैनाती के खिलाफ पहले ही सुप्रीम कोर्ट में जान कर चुकी है। इसके अलावा अब नून लीग और अपोजिशन के पास मजीद क्या क्या ऑप्शंस होंगे, इस सूरत हाल में किस तरह से अपोजिशन अपना रद्द-ए-अमल देगी, इसी बारे में मजीद गुफ्तगू करेंगे। राना सनाउल्लाह साहब नून लीग के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। तो राना साहब, आज ज़ाहिर है आज दोपहर तक ये खबरें गर्दिश कर रही थी कि चेयरमैन नैब की तैनाती के लिए एक ऑर्डिनेंस लाया जा रहा है, उसका मुसव्विदा तैयार हो चुका है, काबीना से भी उससे मुतालिक बात कर ली गई है, कुछ वज़रा को इस पर एतराज़ है, अभी इसलिए फ़िलहाल इसको डिले कर दिया। लेकिन अब बैरिस्टर फ़रूक नसीम की जानिब से बड़ा वाज़े कर दिया गया, इन तमाम खबरों की तरदीद कर दी गई कि ऐसा कोई मुसव्विदा तैयार नहीं है। अब ये मामला आइंदा हफ्ते तक चला गया। क्या रद्द-ए-अमल देगी अपोजिशन, क्योंकि वो आपसे कंसल्टेशन तो करने नहीं चाहती हुकूमत। राना साहब देखें, एक जो लीगल पोजीशन है इस वक्त कि चेयरमैन नैब की जो तकर्री है वो वज़ीर आज़म और कायदे हिस्ब इख्तलाफ की कंसल्टेशन के नतीजे में होगी, उसे इस वक्त आके फौरी तौर पे जो है वो वायलेट करना और उस लॉ को तब्दील करना, ये जमहूरियत नहीं, ये फैशिज़म है, ये आमरीत है। अच्छा। और ये ना जमहूरी रवायात हैं, ना ये ट्रेडिशन है। इस किस्म की लेजिस्लेशन जो है वो कंसेंसस से होती है और कंसेंसस से ही उसको बदला जा सकता है। हुकूमत अगर ये इक़दाम करेगी तो ये इक़दाम उसका गैर अखलाकी, गैर जमहूरी और गैर कानूनी होगा। अपोजिशन इस बारे में वो तमाम ऑप्शंस जो कि पार्लियामेंट के अंदर एहतजाज से लेके बाहर सड़क पे एहतजाज और अदालतों का या सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना, ये सारी चीज़ें शामिल हैं। और हम पूरी दुनिया को ये बावर करवाएंगे कि ये एक ऐसी फैसिस्ट हुकूमत जो है वो इस मुल्क के ऊपर काबिज़ है। सही। ना इसे जमहूरियत का पास है, ना इसे मीडिया का पास है, ना इसे कोई आवाम का दर्द है। और ये एक जो है वो टोला जो है इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत हो चुका है और लूट रहा है इस मुल्क को, ATMs अपनी को भर रहा है। ठीक। और लोगों का महंगाई से बुरा हाल है और अपोजिशन के ख़िलाफ़ झूठे मुकदमे बनाए जा रहे हैं। और अब चेयरमैन नैब को जो है वो अपने घर की लौंडी बनाने के लिए जो है वो उसे ये लेजिस्लेशन जो है वो की जा रही है।
ठीक है, ये लेकिन राना साहब ज़ाहिर है हुकूमत के गलत पास तो इक़दाम हो। हुकूमत के पास बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। हुकूमत कानून साजी भी कर सकती है, पार्लियामेंट के जरिए भी इसको लाया जा सकता है, हुकूमत ऑर्डिनेंस का इस्तेमाल भी कर सकती है, लेकिन अमली तौर पर अपोजिशन के पास क्या क्या जमहूरी और आइनी ऑप्शंस मौजूद हैं? अभी आपने कुछ ऑप्शंस गिनवाए, किन लाइन्स पर अपोजिशन इस वक्त सीरियसली सोच रही है जिन ऑप्शंस को इस वक्त इस्तेमाल किया जा सकता है? माशरे में उसके ख़िलाफ़ अपोजिशन के पास जो है वो पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर एहतजाज का ऑप्शन होता है, आवाम को अवेयर करने का ऑप्शन होता है, दुनिया को बावर करवाने का जो है वो ऑप्शन होता है। ये यानी इतनी डिसक्रेडिट गवर्नमेंट है कि ये आपके सामने ही है कि इनकी कोई इज्जत नहीं है, ना मुल्क के अंदर ना मुल्क के बाहर। सबको पता है कि ये लोग जो हैं ये किस तरह से मुल्क की बर्बादी का बायस बन रहे हैं। और दूसरा ये है कि अदालतें जो हैं, अदालत लेकिन राजा साहब, ये आप कह रहे हैं एहतजाज का ऑप्शन भी होता है, ये कोई मौसर ऑप्शन है? क्योंकि पीडीएम की सूरत में आप एहतजाज तो पिछले 1.25 साल 1.5 साल से कर रहे हैं, हुकूमत को घर भेजने के लिए वो एहतजाज था, अब वो इलेक्शन कैंपेन में बदलता जा रहा है, तो वो एहतजाज की सूरत में तो आपको आपका मकसद हासिल होता नहीं दिखाई दे रहा? नहीं, देखें, एहतजाज जो है उसका जो है वो हुकूमत को घर भेजना या ना भेजना, या उसका जो है वो कामयाब होना या ना होना, ये मैटर नहीं करता। अगर आप हक पे हैं, आप सच पे हैं, तो आपको अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, आपको जो है वो हक बात कहनी चाहिए, आपको बातिल के ख़िलाफ़, आपको आमरीत के खिलाफ। लेकिन ऐसा अब आप ये चीफ इलेक्शन आप इलेक्शन कमीशन में जाकर ये मुज़ाकरात करना चाहते हैं, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर की पोजीशन इस वक्त कितनी मुतनाज़ हो गई। उन्होंने वज़रा को नोटिस किया हुआ है, वज़रा ने उन पर पैसे लेने के इल्ज़ाम लगाए हुए हैं। अब अगर उनका झुकाव अपोजिशन की तरफ होगा तो हुकूमत उन पर फिर इल्ज़ाम लगाएगी, और अगर वो थोड़ा हुकूमत के हक में फैसला दे देंगे तो अपोजिशन ही कहेगी कि वो प्रेशर नहीं ले सके। तो ये उनकी पोजीशन तो बड़ी मुतनाज़ हो गई है। जी राना साहब, देखिए, इलेक्शन कमीशन जो है वो हुकूमत का ही जो है वो नाम पेश करदा है। अब अगर हुकूमती वज़रा जो हैं वो बेलगाम हो चुके हैं, बल्कि अगर आप कहें तो बावले हो चुके हैं, और वो गालियां दे रहे हैं, इल्ज़ाम नहीं लगा रहे वो। इलेक्शन कमीशन पे कोई इल्ज़ाम नहीं है। उससे पहले एक वज़ीर ने, फिर 2 वज़ीरों ने जब सबको गालियाँ दी हैं, तो गालियाँ देने से कोई मुतनाज़ नहीं होता, बल्कि इलेक्शन कमीशन के साथ पूरी कौम खड़ी है। इनकी इस घटिया हर्जा सराई के बाद लोगों की उनसे हमदर्दियाँ और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ लोगों का एतमाद जो है उसमें इजाफा हुआ है, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो अपनी अगर ज़िम्मेदारी को बैसन तरीके से निभाएगा तो इंशाल्लाह। ठीक है, लेकिन राजा साहब, अब इन तमाम इल्ज़ामात के बाद इस सूरत हाल में आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन अब हिम्मत का मुजाहरा तो कर दिया, नोटिस जारी कर दी है, लेकिन अब वो स्टैंड लेगा इस पूरे केस पर और ये अपने मंतक की अंजाम तक पहुँचेगा ये मामला? इलेक्शन कमीशन प्रेशराइज तो नहीं हो जाएगा हुकूमत की पावर के सामने? आपको क्या लग रहा है, ये वज़रा को आगे कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी इनके खिलाफ? देखें, ये मैं कोई इसको प्रीएम्प्ट या कोई इसके ऊपर जो है वो अपनी राय नहीं देनी चाहता। जिस तरह से हम हुकूमती वज़रा जो हैं वो नैब के मतलब जो है वो बताते रहते थे कि जी अब नैब ये करेगा, अब नैब वो करेगा, फ़लाँ को पकड़ेगा, फ़लाँ को पकड़ेगा, फिर कहते हैं हमारा तो नैब से तल्लुक़ कोई नहीं है, नैब इंडिपेंडेंट है, नैब आज़ाद है। तो इलेक्शन कमीशन जो है वो इंडिपेंडेंट है, आज़ाद है। हम उम्मीद रख सकते हैं कि इस मामले में इलेक्शन कमीशन जो है वो सख्त इक़दाम करेगा, लेकिन बहरहाल इस बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है सही कि इलेक्शन कमीशन क्या फैसला करता है। ठीक है, चलें, इलेक्शन कमीशन क्या फैसला करता है ये तो आने वाले दिनों में देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। राना सनम के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। अब इस पूरी सूरत हाल पर अपोजिशन की दूसरी बड़ी जमात यानी पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ जानते हैं। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। क़ाहिर साहब, पहले पीपल्स पार्टी का रद्द-ए-अमल चेयरमैन नैब के मामले पर, अब ज़ाहिर है ग़ालिबन 9 अक्टूबर को उनकी मुद्दत ख़त्म होने जा रही है, अभी तक शहबाज साहब से कोई मुज़ाकरात का सिलसिला नहीं शुरू हुआ। वज़ीर इत्तलात वाज़े कह चुके कि वज़ीर आज़म में मुज़ाकरात करेंगे भी नहीं अगले 4 साल भी। इसका मतलब अगर जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब ही नैब के चेयरमैन होते हैं तो क्या रद्द-ए-अमल होगा पीपल्स पार्टी का? देखिए, ये तो खैर वतीरा है पीसीआई का कि वो आइन को, आइनी इदारों को डिमोलिश करना उनका एक वतीरा बन गया है। ये आइनी तकाजा है कि अपॉइंटमेंट ऑफ द
चीफ जो नैब के चेयरमैन है, उनका अपॉइंटमेंट जो है वो मुशावरत से होगा और उस पर एक्सटेंशन नहीं हो सकती उस कानून के तहत। उस कानून में अगर अमेंडमेंट उन्होंने करके उनको एक्सटेंशन देनी है तो ये एक और टर्म होगी। उस टर्म के लिए लीगली कॉन्स्टिट्यूशनली उनको लीडर ऑफ द अपोजिशन से मुशावरत करनी है। अभी तक क्योंकि ना इसका कोई बिल पेश हुआ, ना अभी तक मुशावरत का कोई अमल हुआ, लिहाजा इस पे अजम्पटिव डिबेट है। लेकिन हुकूमत ये काम नहीं कर पाएगी क्योंकि आइन इस बात की इजाजत नहीं देता और आइन उनकी मर्जी के मुताबिक नहीं चलना। और अगर ऐसा करने का वो इरादा रखते हैं तो जो अपोजिशन और दीगर इदारों की तरफ से नैब रियाजी नक्सस की बातें की जाती है तो उस पर मोहर लगेगी कि हाँ ऐसा ही है। सही। तो चेयरमैन नैब की जो ये मुद्दत थी कायर साहब, इसको आप किस तरह से इस पूरी मुद्दत का तज्जिया करेंगे? हुकूमत तो इसका बड़ा क्रेडिट लेती है कि 538 अरब रुपए की रिकॉर्ड रिकवरी इस दौर में हुई है, जो कि पिछले 18 साल में उतनी रिकवरी नहीं हो सकी थी, उससे भी 2 गुना रिकवरी हुई है। आप किस तरह से तज्जिया करेंगे उनकी कारकर्दगी का? देखिए, कभी अगर तो गवर्नमेंट और नैब ये काम करें कि वो उस रिकवरी की टोटल तफसीलात दे दें कि वो करप्शन मनी था या लोगों से जो पैसा था प्ली बार्गेन करके यूटिलिटीज का या बार्गेन जो फार्म हाउस थी, बार्गेनिंग के बारे में खान साहब का तो आपको पता ही है, इनका अपना व्यू क्या था इनके जब हुकूमत में नहीं थे, अपोजिशन में थे, तो प्ली बार्गेनिंग करके तो ये तो नैब को वजाहत करनी चाहिए। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ कि एक आईनी सरबराह के तौर पे जो चेयरमैन नैब में उन्होंने काम किया तो बहुत सारे सवाल उठे, उनकी जात बहुत सारे एतराजात का सामना करती रही। अपोजिशन का उन पर बड़ा सवाल रहा कि हुकूमत के लोगों को तो आप क्लीन चिट दे देते हैं, हुकूमत के इत्तेहादियों को भी क्लीन चिट दे देते हैं, उनकी तो इन्वेस्टिगेशन भी बराबर नहीं होती और अपोजिशन के लोगों को आप पकड़ कर छोड़ देते हैं, जेलों में डाल देते हैं, फिर भूल जाते हैं। उन पर न तो रेफरेंस फाइल होते हैं, न उनके ट्रायल प्रॉपर होते हैं और उनको 2-2 सालों से जिस तरह खुर्शीद शाह साहब को जेल में रखा हुआ उनको जेलों में रख के आप भूल सकते हैं। ऐसा कुछ पहले भी तो अच्छी राय 2 रोज पहले कुछ ऐसी खबरें तो गर्दिश कर रही थी कि वो नहीं चाहते एक और मुद्दत, चूंकि ज़ाहिर है उम्र का भी तकाजा है, तो उन्होंने अपनी उम्र को ही जवाब बनाकर इस तरह की खबर सामने आई थी कि वो नहीं चाहते इस एक्सटेंशन को। वो अगर करेंगे तो अपने लिए अच्छा करेंगे, इदारे के लिए भी अच्छा करेंगे। सही। और कायर साहब, ये ज़ाहिर हुकूमत अपने ईवीएम पर डटी हुई है, इलेक्शन कमीशन ने आरटीएस पर इत्तेफाक जाहिर किया है। अब दोनों में से क्या चॉइस होगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अगले इलेक्शन के लिए? आरटीएस पे 2018 में बहुत ज़्यादा शोर हुआ था, ईवीएम पर पहले आप लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह मौजूद हैं। इन दोनों में से अगर एक पिक करना पड़ा तो क्या पिक होगी पीपल्स पार्टी की? देखिए, पहले तो बड़ा सिंपल इशू ये है कि जो तरीकाकार मेरे इलेक्शन फेयर होने चाहिए, बिलाशुबा होने चाहिए। फेयर इलेक्शन कराने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना जरूरी है, जरूर करें। किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना जरूरी है ये फैसला करे इलेक्शन कमीशन, जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे मुशावरत के बाद, और उसके लिए कानून साजी पार्लियामान करे। ये बात तो बड़ी बात है। अब हुकूमत वक्त ने क्या किया? हुकूमत वक्त ने इलेक्शन कमीशन को, हालांकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का खुद तकर्रर किया, इन्होंने अपने तौर पे एक मशीन बनाई। फवाद चौधरी साहब ने कहा कि हमने एक मशीन बना ली है, ये चीफ साइंटिस्ट बन गए पाकिस्तान के, और उन्होंने कहा कि हमने एक मशीन बना दी है, अब इसके जरिए इलेक्शन होगा तो इसमें कोई गलती, कोई खराबी नहीं होगी। उसकी डेमोन्स्ट्रेशन हुई, फिर उस पर गलतियां पकड़ी, फिर उसको अभी वो काम चल रहा था तो उनकी वजारत बदल गई, शिबली साहब आ गए, दूसरे साइंसदान पहुंचे, उन्होंने आके भी पूरे ईमान के साथ ये कहा कि ये तो पुरानी सहीफा उतर आया है, इसमें तो गलती रही ही नहीं कोई, अब जो कुछ है ये ईवीएम के जरिए ही इलेक्शन होगा। तो इसका मतलब कायर साहब ईवीएम तो बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है। अगर इलेक्शन कमीशन ही, मैं ईवीएम का तो ईवीएम को छोड़िए, ईवीएम इशू ही नहीं है जी, आरटीएस मेरा इशू नहीं है। हाँ, अगर इशू ईवीएम नहीं है, आपका इशू, ये कह रहा हूँ, पहले एक बात समझिए कि इशू है क्या। इशू ये है कि क्या ये काम गवर्नमेंट का है कि वो एक मशीन बनाए और कहे इसके तहत इलेक्शन कराने, इलेक्शन कमीशन माने इसको और आगे में बताए। क्या उसका ये काम है कि एक ऑर्डिनेंस के जरिए वो मुसवदा नाफिज कर दे? वो भाई हुकूमत तो एक फरीक है, खुद इंटरेस्टेड पार्टी है, उसका तो इंटरेस्ट है वहाँ पे, वो तो इसमें लेजिस्लेशन में नहीं आ सकते। हाँ, ये लेजिस्लेशन करनी पार्लियामेंट से है। इलेक्शन कमीशन तमाम स्टेक होल्डर्स यानी जो सियासी जमातें हैं उनसे मुशावरत करके, फिर हमारे कुछ थिंक टैंक्स हैं जिस तरह फाफन है, जिस तरह बिलडैट है,
जो पाकिस्तान के इलेक्शंस को और हमारी इलेक्टोरल प्रोसेसेस को मॉनिटर करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। कमर जमान कायरा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हमसे गुफ्तगू कर रहे थे और पहले राना सनाउल्लाह साहब ने भी गुफ्तगू की और दोनों का यही मौक़िफ़ है कि अपोजिशन से चेयरमैन नैब के मामले पर कंसल्टेशन करना इस वक्त हुकूमत की जिम्मेदारी है, लेकिन हुकूमत इस वक्त इस मूड में हमें दिखाई नहीं दे रही। अब इसकी वजह क्या है? अगले हफ्ते तक ये मामला पेंडिंग में तो चला गया, लेकिन हुकूमत खुद ही इस पूरे मामले को हैंडल करना चाहती है और शहबाज शरीफ को इस कंसल्टेशन का हिस्सा नहीं बनाना चाहती। बैरिस्टर अली जफर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। बैरिस्टर साहब, अपोजिशन ज़ाहिर है इस पर बहुत ज़्यादा एतराज़ कर रही है। आपको जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल को ही लेकर आना है दोबारा या कोई और नाम है, लेकिन अपोजिशन लीडर से तो आपको बात करनी पड़ेगी। जो एक कानूनी तरीक़ाकार है इसका, वो तो यही कहता है ना। जी देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि जो नैब का एग्जिस्टिंग कानून है उसके तहत दो बड़ी अहम बातें हैं। एक तो ये कि जो अपॉइंटमेंट होनी है नैब चेयरमैन की, वो कंसल्टेशन के साथ, मशवरे के साथ ही होनी है। प्राइम मिनिस्टर साहब और लीडर ऑफ द अपोजिशन के दरमियान एक कंसेंट के साथ। और दूसरी बात यह है कि अगर वो कंसेंट ना हो सके तो फिर जो हमारा कानून है वो नहीं बताता कि क्या होगा। ये दूसरी चीज़ भी उतनी अहम है जितनी कंसल्टेशन का प्रोसेस है। और उसके साथ साथ नैब का एक और भी मसला है, और वो ये है कि अगर चेयरमैन अपॉइंट ना हो और एक पहला चेयरमैन रिटायर कर जाए तो फिर नैब की सारी कार्रवाई रुक जाती है, क्योंकि नैब का चेयरमैन होना ज़रूरी है नैब की कार्रवाई के लिए। तो इस किस्म की सिचुएशन में जहाँ एक पॉलिटिकल आपका हिस्ट्री है, उसकी तारीख है, और जो हमने सेटअप देखा है, बदकिस्मती से इस वक्त कंसेंट बहुत मुश्किल नज़र आती है कि कोई किसी पे कंसेंसस होगा, क्योंकि अपोजिशन का मौक़िफ़ ये है कि नैब का चेयरमैन वो अपनी मर्ज़ी का लगाएं, जबकि हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि कोई इंडिपेंडेंट शख्स होना चाहिए। तो इस किस्म की सिचुएशन में वो कोई पॉसिबिलिटी नहीं नज़र आती कि नैब चेयरमैन पे किसी किस्म का कंसल्टेशन। लेकिन वैसे साहब, ये इस पूरे प्रोसेस में कोई तो किसी कंसेंट के लिए आगाज किसने करना है? वो तो ज़ाहिर है हुकूमत नहीं करना है। हुकूमत अपोजिशन लीडर को दावत देगी, फिर वो अपने नाम तजवीज़ करेंगे ना। जब उनसे बातचीत ही नहीं होगी, उनको डायलॉग की दावत ही नहीं दी जाएगी, तो ये खुद से हुकूमत ने कैसे तसव्वुर कर लिया कि अपोजिशन अपनी मर्जी का चेयरमैन नैब लाना चाहती है? जी, इसका मैं जवाब देता हूँ अभी, लेकिन उससे पहले ज़रा कंप्लीट कर लूँ। तो अपोजिशन ये है कि जहाँ आपको नज़र आ रहा हो कि कंसल्टेशन का प्रोसेस अभी कामयाब शायद ना हो, और उसके साथ साथ आपको एक इमरजेंसी पोजीशन, एक तरह से एक अर्जेंसी है कि आप कुछ ना कुछ गैप को फिल करें। तो इस किस्म की सिचुएशन में मुझे लगता है कि किसी ना किसी किस्म की लेजिस्लेशन ज़रूरी है, कोई कानून साजी ज़रूरी है कि जो गैप है, जब तक ये कंसल्टेशन प्रोसेस अपने अख्ताम तक नहीं पहुँचता और कोई एग्रीमेंट नहीं होती, तब तक का जो गैप है वो ज़रूरी है, क्योंकि अगर चेयरमैन नहीं रहेंगे तो फिर वो नैब अपना काम नहीं कर सकेगी। अब मैं आता हूँ आपके सवाल का। आपका सवाल ये है कि कंसल्टेशन प्रोसेस हुकूमत को शुरू करना चाहिए। आइडियली मैं आपको बताऊँ, होना ये चाहिए कि ये कंसल्टेशन का प्रोसेस जो है, ये कोई 2-3 महीने किसी भी रिटायरमेंट से पहले जो भी ऐसी कंसल्टेशन प्रोसेस की ज़रूरत हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबरान की हो, चाहे वो नैब के चेयरमैन की हो, चाहे वो कोई और ऐसा ओहदा है जिसमें कंसल्टेशन की ज़रूरत हो, तो वो 2-3 महीने पहले शुरू हो जाना चाहिए रिटायरमेंट से, ताकि कोई ना कोई नतीजा मिल जाए, कोई हल मिल जाए, कोई सोल्यूशन, कोई एग्रीमेंट हो जाए उससे पहले। लेकिन बदकिस्मती से अभी तक कोई रूल्स या प्रोसीजर्स नहीं बने कि किसने प्रोसेस को शुरू करना है, किस वक्त करना है, उस प्रोसेस का तरीक़ेकार क्या होगा, और अगर ये प्रोसेस कामयाब ना हुआ तो फिर कौन फैसला करेगा कि किसको होना है। तो बैरिस्टर साहब, ये रूल्स रेगुलेशंस अगर मौजूद नहीं है तो इन 3 सालों में हुकूमत को इस जानिब भी तवज्जो देनी चाहिए थी। ये सबको पता था कि अक्टूबर 2021 में चेयरमैन नैब की मुद्दत ख़त्म होने जा रही है। अब तो सिर्फ 15 दिन का वक्त बचा है। 20 रोज़ पहले हुकूमत को एक ख्याल आया कि अब हमें इस मामले को भी किसी अंजाम तक पहुँचाना है और उसमें भी हमें अपोजिशन को ऑनबोर्ड नहीं लेना। तो ये तो फिर आप कह रहे हैं कि 2 महीने 3 महीने पहले कंसल्टेशन का आगाज़ होना चाहिए। अगर कंसल्टेशन नहीं करनी थी तो कानून साजी का आगाज़ तो इससे भी पहले हो जाना चाहिए था, ताकि अब तक सिचुएशन क्रिस्टल क्लियर हो चुकी होती। जी, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, इन द सेंस कि ये आप सिर्फ अभी 3 साल की बात ना करें, आप 1999 की बात करें, जब ये कानून बना था। तब से बहुत सी हुकूमतें आई, बहुत से पार्लियामेंट्स आए, बहुत सी गवर्नमेंट्स आई,
लेकिन किसी ने इन रूल्स एंड रेगुलेशंस की तरफ तवज्जो नहीं दी। मेरी नज़र में ये ज़रूरी है कि पार्लियामेंट इसके ऊपर किसी किस्म की कानून साजी करे कि जो कंसल्टेशन का प्रोसेस है इसको कब शुरू होना चाहिए और इसके तरीक़ेकार क्या होना चाहिए, क्योंकि जब तक ये रूल्स एंड रेगुलेशंस या कानून इस पर नहीं बनेगा तब तक ये मामला इसी तरह रहेगा और ये 99 से इसी तरह है, इसी तरह कंसल्टेशन। तो बैरिस्टर साहब, चूंकि 1999 से 2018 तक उन 20 सालों में कहीं कोई इस पर कानून साजी नहीं हुई, तो 2018 से अब 2021 तक की जस्टिफिकेशन ये है कि उन लोगों ने चूंकि 19 साल में नहीं की इसलिए इन 3 सालों को भी छोड़ दें, हमने भी इन 3 सालों में नहीं की। नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी को आप छोड़ दीजिए, मैं कह रहा हूं ये कानून साजी होनी चाहिए क्योंकि इशू आया है। और मैं इसकी वजह भी आपको बताता हूं कि एक जब कानून बनाया गया और इसको कंसल्टेशन प्रोसेस को सोचा गया तो उस वक्त शायद ये ख्याल था कि ऑपोजिशन भी और गवर्नमेंट भी इन मामलात पे बैठ के बातचीत कर सकेगी और एक माहौल बनेगा, पार्लियामेंट्री माहौल जिसको कहते हैं। आपका पॉइंट ऑफ व्यू मैं समझ रहा हूँ आप जो कह रहे हैं, लेकिन मैं उसमें उसको रिजेक्ट इसलिए नहीं कर रहा कि मेरे ख्याल के मुताबिक ये कानून साजी होनी चाहिए थी। और अगर ठीक है अभी तक नहीं हुई, उसको आप कह लें कि डिले है और हर तरफ से डिले है, लेकिन उसको चलें ठीक है। आगे आप कह रहे हैं कि होनी चाहिए, अच्छी बात है कि हुकूमत इसका एहसास कर रही है कि आगे ये चीज़ हल होनी चाहिए। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब के अलावा कोई और नाम ज़ेरे गौर है चेयरमैन नैब के ओहदे के लिए हुकूमत के माइंड में इस वक्त? जी, ये मुझे इसकी मैं इतला मुझे नहीं है कि कोई और नाम है या नहीं है, लेकिन मेरी अपनी ज़ाती राय ये है कि उनको कंटिन्यूएशन उनकी ज़रूरी है और होनी चाहिए। और उसकी वजह यह है कि बहुत सारे केसेस ऐसे हैं, बहुत सारे मैटर्स ऐसे हैं जो बिल्कुल अब सेंटर स्टेज पे पहुंचे हुए हैं और इस वक्त किसी किस्म की तब्दीली शायद एक जस्टिस सिस्टम को नुकसान पहुंचाए। लेकिन बहरहाल ये क्या किसको, लेकिन वैसे तो नैब की तफ्तीश का जो तरीक़ाकार है वो तो एज इंस्टीट्यूशन वो अपनी तफ्तीश और को आगे बढ़ाता है ना, या वो उसमें चेयरमैन नैब का बड़ा इन्फ्लुएंस होता है, इसलिए उनकी मौजूदगी बहुत ज़रूरी है। जी देखिए, नैब जो एक अदारा है और उसका कानून को अगर आप उसको देखें, गौर करें उसके ऊपर, तो सबसे अहम जो एक ओहदा है, बल्कि नैब है ही चेयरमैन नैब, क्योंकि हर फैसला अल्टीमेटली चेयरमैन नैब ने ही करना होता है कि किसके खिलाफ इंक्वायरी शुरू करनी है, किसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करनी है, किसको अरेस्ट करना है, किसको प्रोसिक्यूट करना है। बाकी सारे जो हैं स्टाफ जो है नैब का, प्रोसिक्यूटर जनरल के अलावा, क्योंकि उनका भी एक बड़ा अहम रोल होता है, बाकी सारा स्टाफ जो है वो असल में स्टाफ है नैब के इंस्टीट्यूशन का। लेकिन जो इंस्टीट्यूशन है, जो उसका फेस है, वो एक्चुअली कोई शक नहीं इसमें कि चेयरमैन नैब ही है। इसलिए उनका वो कौन होंगे, उनका किरदार क्या है, उनकी शख्सियत क्या है, उनकी सोच क्या है, उनकी समझ क्या है, उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सीनियर रहनुमा। और ऐसा महसूस हो रहा है कि हुकूमत के जहनों में इस वक्त चेयरमैन नैब की अगली मुद्दत के लिए भी सिर्फ जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का नाम ही है। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अमेरिका पहुँच चुके हैं। वहाँ पर सिखों की तंजीम सिख फॉर जस्टिस ने भरपूर एहतजाज के साथ उनका इस्तकबाल किया है। इससे मुतालिक मज़ीद डिटेल्स आपसे शेयर करेंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अफगानिस्तान में 20 साल जंग में नाकामी के बाद वापस जाने वाले अमेरिका को खित्ते में अमन की बहाली एक आंख नहीं बार रही और इसीलिए उसने अमन की कोशिशें करने वाले ममालिक को डिस्टेबलाइज करने के लिए एशिया के सबसे बड़े दहशतगर्द नरेंद्र मोदी को पहले क्वाड इजलास के लिए अमेरिका बुलाया है। क्वाड इत्तेहाद जिसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और जापान शामिल हैं। इस इजलास में एशिया पैसिफिक इलाके में चीन के बढ़ते असर, पाकिस्तान में चीन की सरमायाकारी से बनने वाले CPEC मंसूबे और अफगानिस्तान में चीन और पाकिस्तान के असर रसूख पर बात की जाएगी। लेकिन भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जहां भी जाते हैं मुंह की खाते हैं। मोदी 3 रोज़ा दौरे पर अमेरिका पहुंचे तो मोदी के किए गए मजालिम ने उनका पीछा अमेरिका में भी नहीं छोड़ा। अमेरिकी अदालत ने भारतीय वज़ीर आज़म को पंजाब और हरियाणा के किसानों पर रियासती ताकत का बेजा इस्तेमाल करके 600 किसानों के कत्ल के इल्ज़ाम में समन जारी कर दिया है। सिखों की तंजीम सिख फॉर जस्टिस ने 17 सितंबर 2021 को न्यूयॉर्क की अदालत में केस फाइल किया जिसमें नरेंद्र मोदी को फरीक बनाया गया।
जबकि वाशिंगटन आमद पर सिखों की इसी तंजीम ने भारतीय वज़ीर आज़म के दौरे अमरीका पर एहतजाज की कॉल भी दी है और कश्मीरियों की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में नरेंद्र मोदी के खिताब के दौरान एहतजाजी मुजाहरा करने का ऐलान भी किया गया है। ये पूरी सूरत हाल इस वक्त है। नरेंद्र मोदी अमेरिका में मौजूद हैं, ये इजलास उन्हें क्या सूरत हाल इस इजलास के बाद बन सकती है, क्या स्ट्रेटजी ये चार बड़े ममालिक बनाने जा रहे हैं, इस पूरी सूरत हाल पर बात करते हैं। जनरल टाइड अमजद शुएब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। जनरल साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अभी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान मिलकर क्या प्लानिंग करने वाले हैं जनरल साहब, क्या स्ट्रेटजी बनाने वाले हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमेशा ऑब्जेक्टिव जो है वो अमेरिका सेट करता है और अमेरिका का थ्रू ये सिलसिला रहा है कि वो अपनी अलायंस तैयार करता है, अपने साथ इत्तेहादी जोड़ लेता है, सिर्फ इस वजह से कि उससे उसका बोझ बढ़ जाता है और उसको एक हमायत हासिल हो जाती है, साथ वहाँ पे जो जो अखराजात हैं वो भी शेयर हो जाते हैं। तो अमेरिका को ही प्रॉब्लम हुई है चाइना से, जहाँ वो समझते हैं कि चाइना की इकॉनमी अगले 1-2 साल में अमेरिका से ज़्यादा बड़ी हो जाएगी और फिर जब इकॉनमी उसकी बड़ी होगी तो दुनिया में इन्फ्लुएंस भी उसी का होगा और हो सकता है कि वो डॉलर की बजाय युआन में दुनिया को दावत दें कि जनाब इसमें आप ट्रेड करें, ये रिजर्व करेंसी होगी। कई चीज़ें हो सकती हैं। ये उसका इन्फ्लुएंस जो है वो IMF में मुख्तलिफ अदारों में बढ़ सकता है या उसके मुकाबले में वो अपना एक अदारा खोल सकते हैं। तो इन हालात और इन चीज़ों की वजह से अमेरिका खाइफ है कि उसका इन्फ्लुएंस जो है वो फिर दुनिया में बड़ा कम हो जाए। आज देख रहे हैं ना, मालियाती अदारों पे अजारादारी है अमेरिका। FATF ले लें आप, IMF ले लें, वो भी मुल्क उसमें फंसते हैं अमेरिका की वजह से। तो अमेरिका ये इन्फ्लुएंस नहीं छोड़ना चाहता। तो इसमें लाजमन आप देख लीजिए कि पाकिस्तान अगर चाइना के साथ खड़ा है और अमेरिका के डिजाइन उसकी वजह से फ्लॉप हो रहे हैं क्योंकि आप एक्सेस दे रहे हैं यहाँ पे, तो आप अमेरिका के दोस्त तो ना हुए। अमेरिका का आज दुश्मन अगर चाइना है तो आप उसके स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, और अगर भारत हमारा दुश्मन नंबर 1 है तो वो अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन चुका है। बिल्कुल। तो हम कोशिश जरूर कर रहे हैं कि उनसे किसी तरह को थोड़ा बहुत रिलेशनशिप रखी जाए अमेरिका से, लेकिन जो जमीनी हकायक है वो यही है कि आज आप बिल्कुल एक मुखालिफ सिमत में बैठे हुए हैं। और जनरल साहब, चूंकि इस इत्तेहाद में ऑस्ट्रेलिया अभी शामिल है और अभी किस तरह से ये पाकिस्तान की क्रिकेट को, पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज को जिस तरह नुकसान पहुंचाया है, वो तमाम अब दस्तावेज़ात, डॉक्यूमेंट्स और वो सब चीज़ें सबूत के साथ सामने आ गई कि उसमें इंडिया से वो ईमेल्स की गई और किस तरह से पाकिस्तान की आई हुई टीम को वापस भेजा गया और आने वाली टीमों को भी खौफजदा किया गया। तो अब हम फिर इसका मतलब ये तो हम तय कर लें कि अब आगे ऑस्ट्रेलिया ने भी नहीं आना, चूँकि 2022 में ऑस्ट्रेलिया आने वाला था, वो इस इत्तेहाद में नरेंद्र मोदी के साथ बैठ रहे हैं, अमेरिका के साथ बैठ रहे हैं, तो जाहिर है उन मुल्कों के इन्फ्लुएंस में रहकर फिर वो पाकिस्तान आने की हामी तो नहीं भर सकता। ये पॉसिबिलिटी है कि ऑस्ट्रेलिया भी ना आए क्योंकि ये इत्तेहादी हैं, और दूसरी तरफ ये भी हमें जहन में रखना चाहिए कि इन सब चीज़ों का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। अफगानिस्तान में जो कुछ हुआ और आज उनको जाना पड़ा, वो इसमें पाकिस्तान को किसी न किसी तरह इल्ज़ाम तराशी पाकिस्तान के ऊपर करेंगे। वो कोशिश कर रहे हैं। आपको पता है कि अमेरिका में कई बयानात उनके सेनेटर्स वगैरह दे चुके हैं कि पाकिस्तान तालिबान को सपोर्ट करता रहे, उनको सेफ हेवंस देता रहे। तो अमेरिकी जो 20 साल से बैठे हुए थे वहाँ पे वो अंधे थे। उनके पास सारी दुनिया की सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी, बड़ी उनकी इंटेलिजेंस, CIA का हर जगह पे कोने कोने पे राज, और वो अंधे थे, उनको नजर नहीं आया। लेकिन ये एक नैरेटिव है, उन्होंने अपनी हार का, अपनी शिकस्त का, अपनी जिल्लत का मलबा किसी पे तो डालना है। सही। तो ये मैं समझता हूँ कि ये चीज रहेगी। ठीक है जनरल साहब, मैं आपके वापस आता हूँ। नासिर कयूम वाशिंगटन से बोल न्यूज़ के नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा जानते हैं कि नरेंद्र मोदी का वहाँ पर किस तरह किया गया, चूँकि एहतजाज की कॉल पहले ही दे दी गई थी और ये बता दिया गया था कि नरेंद्र मोदी जहाँ तक जाएंगे एहतजाज करते करते वहाँ तक उनका पीछा किया जाएगा। तो नासिर, क्या सूरत हाल रही जब वाशिंगटन पहुँचे नरेंद्र मोदी? कितनी बड़ी तादाद में सिख जमा थे? क्या वहाँ पर नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारे लगाए गए? क्या सूरत हाल रही? जी अरबाब, थैंक यू। देखिए, जैसा कि एक्सपेक्टेड था कि एक बड़ी तादाद जो है वो सिखों की वहाँ पे पहुँचेगी। सिख कम्युनिटी की जो दूसरा 1.5 साल से जो है वो किसान जो मूवमेंट चल रही है उसको सपोर्ट में यहाँ पे लगातार जो है मुजाहरे कर रहे हैं। आपने पिछले साल भी देखा कि कितने बड़े बड़े मुजाहरे हुए यहाँ पे कॉन्सुलेट्स पे। तो ये इनके लिए बड़ा अच्छा एक मौका था कि नरेंद्र मोदी जब आ रहे हैं वाशिंगटन में तो मुजाहरा किया जाए। और उन्होंने एक स्लोगन भी दिया है यहाँ पे सिखों ने, सफा सिख कम्युनिटी ने, कि फ्रॉम व्हाइट हाउस टू यूनाइटेड नेशन। आज तो व्हाइट हाउस में जैसा आपको पता है कि इस वक्त एक बड़े मुजाहरे की तैयारियां शुरू हैं, क्योंकि मुलाकात है बाइडन के साथ और उसके बाद क्वाड मीटिंग है
आफ्टरनून में 2 मीटिंग्स हैं व्हाइट हाउस के अंदर मोदी की, एक तो क्वाड के साथ होगी, उस दोनों मीटिंग्स के जब हो रही होंगी तो एक बहुत बड़ी तादाद व्हाइट हाउस का घेराव कर चुकी होगी। सिखों की जो कम्युनिटी है इस वक्त बड़ी तादाद में लोग जमा होना शुरू हो गए। हम थोड़ी देर बाद फुटेजेस भी आपको भिजवाएंगे, आप देख सकते हैं एक बहुत बड़ी तादाद है। उसके बाद यूनाइटेड नेशंस में कल उन्होंने कॉल दी है, और ना सिर्फ यूनाइटेड नेशन में सिख कम्युनिटी कल आ रही है, बट ड्यूरिंग द स्पीच ऑफ नरेंद्र मोदी पाकिस्तान जो कम्युनिटी है यहाँ पे, स्पेशली जो कश्मीरी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने मिल के इस दफा जो प्रोटेस्ट जो है वो ऑर्गेनाइज किया है। और नासिर इसी तरह मैं आपको लेकर आते कि सिख फॉर जस्टिस ने तो ये एहतजाज की कॉल दी है, कश्मीर कम्युनिटी बड़ी तादाद में अमेरिका में मौजूद है, तो वो भी इस तरह अपने लोगों को मोबिलाइज कर रहे हैं और इस तरह का कोई एहतजाज उनकी जानिब से प्लान है? जी अरबाब, इसी हवाले से कल जो है सदर आज़ाद कश्मीर जो है बैरिस्टर सुल्तान महमूद यहाँ पे तशरीफ लाए और उन्होंने काफी मोबिलाइजेशन की है। कल से काफी उनका शेड्यूल बिजी रहा है, बहुत सारे लोगों ने उनसे मुलाकात की। और इस दफा देखिए अरबाब, देखिए कि सारी जो तंजीमें हैं इस वक्त जितनी भी कश्मीर कॉज के लिए जो काम कर रही हैं, वो इस दफा एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठी होगी। पहले ये होता था कि यहाँ पे मुजाहरे होते थे, लेकिन कोई एक तंजीम मुजाहरा करती थी, उसके बाद कोई दूसरी तंजीम, तो हर अपने अपने तौर पर एहतजाजी मुजाहरे करते थे। लेकिन इस दफा ये इतना है, नबी फाइज साहब की तंजीम है कश्मीर की जो कॉज के ऊपर काम कर रही है, इसके अलावा बहुत सारी और दीगर तंजीमें जो उस वक्त मौजूद होंगी। और कम अज कम जो एस्टिमेट मुझे दिया गया यहाँ पे मुख्तलिफ तंजीमों की जाने से, जो मैं डाटा इकट्ठा करूँ कि न्यूयॉर्क में कम अज कम कल 1000 से 2000 लोग इकट्ठे होंगे। अच्छा। और यहाँ पे अगर 200-400 लोग भी इकट्ठे हो जाए ना, तो ये बहुत बड़ी बात होती है अक़वाम मुत्तहिदा के सामने। अगर इतनी बड़ी तादाद में इकट्ठे हो गए तो ये फिजल आउट हो जाएगा। जो कुछ बोल रहे होंगे मोदी, उसके अगेंस्ट जो सामने जो कुछ हो रहा होगा प्रोटेस्ट, ना सिर्फ ये कि मुसलमान कश्मीरियों की जान से, ठीक है, तो इसका मतलब ये बड़े मौसर एहतजाज ये लोग करने जा रहे हैं, पूरी दुनिया के सामने बड़ा पैगाम जाएगा। जी ठीक है, ना सिर्फ मौका दीजिएगा, मैं जनरल साहब को भी दोबारा गुफ्तगू में शामिल करूँ। तो जनरल साहब, ये ज़ाहिर एहतजाज तो ये बड़ा होने जा रहा है और इसकी अपनी जगह अहमियत है, लेकिन ऐसे मौके पर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को भी यूएन की जनरल असेंबली से खिताब करना है, उस खिताब की अब आप कितनी अहमियत देख रहे हैं? इससे पहले भी वो मसले कश्मीर को खुलकर पूरी दुनिया के सामने ला चुके हैं, वहाँ के तमाम मसाइल से मुताल्लिक वो बात कर चुके हैं, आज के उनके खिताब की कितनी अहमियत होगी? देखिए, जो बहुत ही अहम मसाइल हैं इस वक्त जिससे दुनिया नबरदार है, वो अफगानिस्तान का इशू आपके सामने, चाइना का इशू है, या आप देख लीजिए हमारे लिए कश्मीर का इशू भी है। तो इन मौज़ूआत पे अगर प्राइम मिनिस्टर बात करेंगे और रियलिटीज़ को सामने रख के बात करेंगे तो ये बहुत अहम होगा, क्योंकि दुनिया सुनना चाहेगी चाइना के बारे में भी और दुनिया सुनना चाहेगी अफगानिस्तान के बारे में। मतलब चाइना के बारे में अगर प्राइम मिनिस्टर एक स्टांस लेते हैं कि चाइना की जो तरक्की है वो एक पुरअमन है और वो दुनिया में मयार ज़िंदगी हर तबके का बढ़ाना चाहते हैं, बेहतर करना चाहते हैं एक म्यूचुअल पुरअमन तरीके से तजारत से, तो उसके खिलाफ जो भी महादाराई हो रही है वो मुनासिब नहीं है, उसको बदलना चाहिए। तो आप देखिए कि इतनी बात ही वो पूरी दुनिया में बड़ी उसको बड़ा सामने रखा जाएगा और उसकी बात होगी। इसी तरह अफगानिस्तान में तालिबान का, जैसे उन्होंने कहा है कि तालिबान अमेरिका के पार्टनर हो सकते हैं अमन के लिए, तो ये भी एक बड़ी मुख्तलिफ किस्म की स्टेटमेंट है। प्राइम मिनिस्टर को इस पर थोड़ा वजाहत देनी चाहिए, या ये कि वहाँ पे जो इंसानी अलमिया बन रहा है उसके लिए अक़वाम आलम को आगे आना चाहिए, वो क्या करना चाहिए। तो बहुत सारे ऐसे इशू जो आलमी सतह पे बहुत अहम हैं और हम उस खित्ते में मौजूद हैं। प्राइम मिनिस्टर एक बड़ा अथॉरिटेरियन तरीके से विद अथॉरिटी उन पर बात कर सकते हैं और उसकी अहमियत होगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। जनरल डायरेक्टर अमजद शोएब साहब हमारे साथ मौजूद थे, नासिर कयूम से हमें रिपोर्ट कर रहे थे। आप दोनों का बेहद शुक्रिया। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अब कराची और सक्खर में जो लोग कोरोना वैक्सीन नहीं लगवा रहे, उनको सर्टिफिकेट उनके पास ना होने की वजह से गिरफ्तार किया जा रहा है, उन पर जुर्माने किए जा रहे हैं। इस बारे में आपको मजीद अपडेट करेंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान में कोरोना वैक्सीन लगवाने वालों की तादाद में रिकॉर्ड इजाफा हो रहा है, जो कि ज़ाहिर मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए बहुत अच्छी बात है। लेकिन मुल्क में आवाम की एक बड़ी तादाद अब भी वैक्सीन के मामले पर सीरियस नहीं है। हुकूमत कई बार आवाम को ये वार्निंग दे चुकी है कि वैक्सीनेशन के बगैर तनख्वाहें नहीं दी जाएंगी, मोबाइल सिम को ब्लॉक कर दिया जाएगा, डराया गया था कि वैक्सीन ना लगवाई तो पेट्रोल भी नहीं मिलेगा, सफरी पाबंदियां लगाने के ऐलानात भी किए गए थे। लेकिन हुकूमत की तमाम तर कोशिशों के बावजूद आवाम अब भी वैक्सीन लगवाने में हिचकिचाहट का शिकार है। आवाम तो कोरोना और इससे बचाव की वैक्सीन को सीरियस नहीं ले रही, लेकिन सिंध पुलिस
कोरोना वैक्सीन ना लगवाने वालों के खिलाफ अब बहुत सीरियस हो गई है। महकमा दाखिला सिंध की हिदायत पर वैक्सीनेशन कार्ड चेक करना पुलिस की जानिब से शुरू कर दिए गए, जिसके बाद पुलिस ने सक्खर से 91 और कराची से 33 अफराद को हिरासत में ले लिया है और उनके खिलाफ ताज़ीरात पाकिस्तान की शिक 188 और दफ़ा 144 के तहत मुकदमात भी दर्ज कर लिए गए। 188 की शिक के तहत अगर कोई हुकूमतूली करता है, किसी सरकारी मुलाजिम को नुकसान पहुंचाता है या उससे किसी की जिंदगी, सेहत या सिक्योरिटी को नुकसान पहुंचने का खदशा होता है तो उस शख्स को हिरासत में लिया जा सकता है और उसको 1 माह कैद या 200 रुपये जुर्माना या फिर ये दोनों सजाएं एक साथ भी दी जा सकती हैं। शहरियों ने हिरासत में लिए जाने पर यह इल्ज़ाम लगाया कि पुलिस ने महकमा दाखिला के अहकामात को कमाई का जरिया बना लिया है। पुलिस वैक्सीनेशन कार्ड ना होने पर रोकती है और फिर पैसे लेकर छोड़ देती है, लेकिन महकमा दाखिला सिंध के नोटिफिकेशन में यह अहकामात वाज़ेह नहीं है कि वैक्सीनेशन कार्ड ना होने की सूरत में शहरी को हिरासत में लिया जा सकता है या नहीं। महकमा दाखिला सिंध ने पब्लिक डीलिंग वाले इदारों के अमले की वैक्सीनेशन लाजमी करार दी थी, जबकि ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्रीज, होटल्स, शादी हॉल्स और मार्केट्स में भी अमले की वैक्सीनेशन को लाज़मी किया था। अब पुलिस जिस तरह से लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, इसका नतीजा क्या निकलेगा और किस हद तक लोगों में अब इस हवाले से खौफ व हिरास पाया जा रहा है, बात करते हैं। शाहिद जतोई, ब्यूरो चीफ सक्खर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं बोल न्यूज़ के, और शोएब बर्नी डिप्टी ब्यूरो चीफ है कराची के, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो शायद सक्खर से खबर आई थी कि 91 लोगों को हिरासत में लिया गया, ये तादाद 91 पर ही रुकी हुई है या इससे भी बढ़ गई है? इन लोगों को हिरासत में लिया गया, मुकदमात तमाम के खिलाफ दर्ज किए गए, छोड़ दिया गया, क्या कार्रवाई हुई आगे इनके खिलाफ? देखिए, ये 91 लोग जो हिरासत में लिए गए हैं उन्हें शख्सी जमानत पर जो है वो रिहाई मिली है और इसके साथ साथ पुलिस का अपना काम जारी है। मुख्तलिफ होटल्स, मुख्तलिफ गेस्ट हाउसेज, मुसाफिर खाने, ऐसी जगह जहां बाहर से आके लोग ठहरते हैं वहां चेकिंग की जा रही है। जो भी ऐसा शख्स मिलता है उसके खिलाफ जो है FIR, यहाँ 16 FIR जो है मुख्तलिफ थानों में हुई है और इन थानों में जो है वो बाकायदा जो है पुलिस को हिदायत की गई है और जिला पुलिस जो है बाकायदा सड़कों पर सरगर्म अमल है। और बात यहीं तक खत्म नहीं हुई है, अब महकमा पुलिस के साथ महकमा ट्रांसपोर्ट भी हरकत में आया है। आज पंजाब से सिंध में दाखिल होने वाली गाड़ियों को रोका गया है कौमी शाहरा पर और उसमें से 5 गाड़ियों का चालान किया गया है। तकरीबन जो है उसमें ड्राइवर हैं 9 और क्लीनर हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। ये बसें रोक ली गई हैं। सिंध महकमा ट्रांसपोर्ट ने वाजे किया है कि जो ड्राइवर और क्लीनर वैक्सीनेटेड नहीं होगा और सिंध में दाखिल होगा गाड़ी लेके, उसकी गाड़ी भी रोक ली जाएगी। तो मुख्तलिफ महकमे जो हैं वो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट जो है इस बात को श्योर करा रहे हैं कि किसी भी तरीके से जो है वो वैक्सीनेशन जो है वो जरूरी करार दी जाए, खुसूसन दूसरे सूबों से जो यहाँ सिंध में दाखिल हो रहे हैं, जैसे जैकोबाद से बलूचिस्तान का इलाका लगता है या कमो शहीद से जो है वो पंजाब का इलाका लगता है। इन तमाम इलाकों से जो लोग या ट्रांसपोर्ट्स आ रही हैं उनको सख्ती से अब चेकिंग की जा रही है। RTO खुद जो है मौके पर मौजूद होते हैं। यहाँ फिर पुलिस के बारे में मैं एक बात और बता दूं कि पुलिस ने जो है कौमी शाहरा और दीगर शाहराहों पर भी लोगों को चेक करना शुरू कर दिया। अच्छा, चलें शाहिद अली साहब, मैं वापस आपकी तरफ आता हूँ। जरा आपका तारुफ कराते हुए मैंने गलती से आपको शाहिद जतोई बोल दिया, उम्मीद है आप इसका बुरा नहीं मनाएंगे। मैं वापस आपकी तरफ जरा आता हूँ, शोएब बर्नी साहब को जरा गुफ्तगू में शामिल करूँ। शोएब, अब ये जो नोटिफिकेशन आया था उसमें कानूनी कार्रवाई लिखा हुआ था, अब इससे क्या मतलब लिया जाए? ज़ाहिर है पुलिस तो इस नोटिफिकेशन का फ़ायदा उठाएगी, पुलिस लोगों को हिरासत में भी लेगी, पैसे लेके छोड़ेगी भी। ये अब किस तरफ ये जा रहा है मामला? कराची की में करोड़ों की आबादी है, अगर आधे लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं करवाई तो क्या आधे लोगों को उठाकर पुलिस बंद कर देगी? जी अरबाब साहब, आपने ठीक मसले की निशानदही करवाई है। जैसे कराची में जो रजिस्टर्ड आबादी जो कि हुकूमत खुद बताती है वो 1 करोड़ और 60 लाख बताती है, जबकि कराची के रहने वाले शहरी और मुख्तलिफ सियासी जमातें इसको 2.5 और 3 करोड़ बताती हैं। ऐसी सूरत हाल में कराची में अभी तक 1 करोड़ अफराद को भी कोरोना की वैक्सीनेशन नहीं हुई है। तो ऐसी ही सूरत हाल में आज दिन भर यही सवाल ज़ेरे गर्दिश रहा कि अगर कराची में 2 करोड़ आबादी या 2.5 करोड़ आबादी है और अगर सिर्फ अब तक जो है आप समझ लें कि 50 लाख अफराद ने वैक्सीनेशन कराई है, तो क्या 1.5 करोड़ लोगों के खिलाफ कोरोना वैक्सीनेशन ना लगने होने के बाइस और उनके पास कोरोना वैक्सीनेशन कार्ड दस्तयाब ना होने की वजह से क्या उनको पुलिस गिरफ्तार करके थानों में बंद करेगी? ऐसी ही सूरत हाल। और पुलिस के लिए भी ये एक आजमाइश है, क्योंकि पुलिस को हालिया तौर पे 21 तारीख को अहकामात मिले थे जिसपे IG सिंध, DG रेंजर्स और डिविजनल कमिश्नर्स को पाबंद किया गया था कि वो इस कानून पर अमल दरामद करवाएं।
लेकिन जिस तरह से गिरफ्तारियां शुरू हुई हैं कोरोना वैक्सीनेशन कार्ड ना रखने पर, आज हमने देखा कि कराची के इलाके सोराब गोट में 2 ऐसे अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ जो सड़क पे पैदल चलते हुए जा रहे थे और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अच्छा। पूरे पाकिस्तान में आपको इस किस्म की कोई मिसाल नहीं मिलेगी कि सड़क पे चलते हुए राहगीर से कोरोना वैक्सीनेशन कार्ड चेक और किया गया हो। अब तक ये मजमूई तौर पर कितने अफराद को कराची से हिरासत में लिया गया और कितने मुकदमा अब तक दर्ज हो चुके हैं इस सिलसिले में? जी देखिए, ये तो अदादोशुमार हर गुजरते घंटे में बढ़ते जा रहे हैं ना। सबसे पहली जो एफआईआर सामने आई वो सुराबकोट थाने की थी। उसमें ये झोल आया जिसमें एफआईआर के मतन में ये लिखा था कि पुलिस एहलकारों ने 2 अफराद को सड़क पे पैदल चलते हुए जाते हुए देखा। जब उनको रोका, उनसे पूछा तुमने कोरोना वैक्सीनेशन करवाई है? उन्होंने कहा नहीं करवाई है। तो उन दोनों मुल्जिमान को पकड़ के गिरफ्तार किया गया। सेक्शन 188 जो कि दफा है उसके तहत इनको गिरफ्तार किया जा रहा है। और उस मतन में ये लिखा जा रहा है कि जी ये जो कोरोना वायरस की जो वबाई अमराज से रोकथाम के लिए जो एक्ट है इसकी वायलेशन करने पे गिरफ्तार किया गया है। जबकि जो 21 तारीख को महकमा दाखिला सिंध ने जो अहकामात जारी किए थे उसमें यह था कि शादी हॉल और जो दीगर सिनेमा हॉल, थिएटर्स और शॉपिंग सेंटर्स, ऐसी जगहों पे दाखिल होने वाले तमाम अफराद का कोरोना वैक्सीनेशन कार्ड लाजमी चेक किया जाए। लेकिन जिस तरह कराची में देखने में आ रहा है, शहरी इल्जाम लगा रहे हैं कि पुलिस वाले बाइक पे आते जाते रोकते हैं और कहते हैं कोरोना वैक्सीनेशन कार्ड दिखाओ। 24 घंटे कोई भी अपनी फैमिली के हमरा वैक्सीनेशन कार्ड रख के नहीं ट्रैवल करता। बहुत से लोगों के पास मोबाइल में पीडीएफ फॉर्मेट में होती है, वो दिखा देते हैं, लेकिन कार्ड अमूमन लोग नहीं रखते। फिर ऐसी सूरत हाल में नजराना देना पड़ता है 200, 300, 500 रुपए, जिसका जैसे घाक लग जाए पुलिस वाले। सही। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको ज़ाहिर सिंगल डोज लगी होती है, उन्होंने अभी वो सर्टिफिकेट डाउनलोड भी नहीं किया होता, उसकी हार्ड कॉपी भी नहीं निकलवाई होती। तो मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ जरा शाहिद अली साहब, फिर ज़ाहिर ऐसे लोगों को भी क्या पकड़ा जा रहा है जिन्होंने भी सिंगल डोज लगवा ली है, पूरी वैक्सीनेशन नहीं हुई है, और फिर इससे मुताल्लिक क्या लोगों का ये गम और गुस्सा हुकूमती सतह तक पहुंचा? हुकूमत कुछ रिव्यू करेगी अपने इन अहकामात को? देखिए, अभी तक ऐसी कोई मिसाल सामने नहीं आई कि जिसको सिंगल डोज लगाओ, क्योंकि सिंगल डोज लगने वाले को भी महकमा हेल्थ से जो है कार्ड देते हैं जिसपे वाज़ेह लिखा होता है इसको सिंगल डोज लगाया, फला तारीख को लगाया और आइंदा तारीख इसकी क्या होगी सेकंड डोज की। लेकिन ये ज़रूर है कि हुकूमत सिंध खुसूसन वज़ीर आला सिंध ने सख्ती से पुलिस डिपार्टमेंट को हिदायत की है कि वो सड़कों पर निकलें, शाहराहों पर जाएं, होटलों में जाएं, गेस्ट हाउसेज में जाएं। लोगों के पास कार्ड नहीं है तो चेक करें वैक्सीनेटेड लोग हैं या नहीं हैं, होटलों गेस्ट हाउसेज में हैं या नहीं हैं, या फिर शादी हॉल जो है जहां बहुत सारे लोग एक साथ जमा होते हैं वहां पर ये वबा न फैल जाए, इसलिए जो शादी हॉल का अमला है वो वैक्सीनेटेड है या नहीं है। इब्तिदाई तौर पर पुलिस ने यहाँ से शुरू किया है, हर होटल में स्टाफ को चेक किया जा रहा है, जबकि कौमी शाहरा पर और जो बाजारों दुकानों में ताजिरों को चेक किया। अब पुलिस तो इन तमाम लोगों को चेक कर रही है, लेकिन अब पुलिस को कौन चेक करेगा कि पुलिस ये तमाम चेकिंग ईमानदारी के साथ कर रही है या नहीं कर रही, किसी से नाजायज पैसे तो नहीं ले रही, किसी को धोस धमकी के तहत लूटा तो नहीं जा रहा? इस चीज को कौन चेक करेगा फिर? देखिए, इस हवाले से हमने ये नहीं देखा है कि कोई डिप्टी कमिश्नर या कोई असिस्टेंट कमिश्नर या कोई मुख्तार कार जो है वो सड़कों पर बाजारों में कहीं नजर आए। ताजरों ने इस पर कुछ जो है अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था, लेकिन सक्खर के ताजरों ने एक बहुत अच्छी रिवायत ये डाली कि सक्खर के ताजरों ने जब देखा कि वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है तो उन्होंने मुख्तलिफ बाजारों में कैंप लगाए और जगह जगह जो है वो न सिर्फ स्टाफ को, अपने दुकानदारों को, ताजरों को बुला बुलाकर उनको जो है वैक्सीन लगवाई। इस तरह ये कहा जा सकता है कि ताजरों ने हुकूमत के साथ बहुत ज्यादा ताउन किया, दुकानदारों ने किया, अपने मुलाजमीन को भी लगाया, खुद भी उन्होंने वैक्सीन लगवाई। तो इस हवाले से बाजारों में तो ठीक है, चले ताजिरों ने तो ताउन किया, लेकिन ज़ाहिर ताजिर ये भी कहते हैं कि पुलिस को भी ताउन करना चाहिए। शुएब, जब यहाँ कराची में 6 बजे तक की पाबंदी थी उस वक्त ताजिरों की जानिब से ये शिकायत सामने आती थी कि 6 बजे पुलिस वाले आते हैं और फिर वो अगर 1 मिनट भी कोई दुकानदार बंद करने में ताख़ीर कर दे तो फिर वो उससे भी पैसों का तकाजा करते हैं, उससे भी पैसे लिए जाते हैं। तो वो शिकायत अभी सही से दूर नहीं हो सकी थी कि अब ये नई शिकायत आ रही है, ये कोविड का सर्टिफिकेट ना होने के नाम पर, तो फिर ये एक लूट मार का बाजार गर्म हो जाएगा कराची में। जी अरबाब साहब, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है कि जब कोरोना की एसओपी की टाइमिंग होती है, उस टाइमिंग की जैसे ही पाबंदी खत्म होती है कि सुबह 10 से 8 बजे की टाइमिंग होती है या 8 से 8 या 8 से 6 की, तो जैसे ही वक्त खत्म होने की बात होती है तो इलाके की पुलिस मोबाइल इलाके में गश्त पर होती हैं और जो दुकानदार उनको पैसे दे देता है वो उसको रियायत भी देते हैं और वो काम भी करने देते हैं।
और ऐसी ही सूरत हाल में जब बाज़ दिनों में ऐसा भी होता है कि जब ज़्यादा उनको अपनी परफॉर्मेंस शो करनी होती है तो वो 4-6 दुकानदारों को पकड़ते हैं, उन पे ज़्यादा जुर्माने आयद करते हैं जब उनके साथ कमिश्नर्स या असिस्टेंट कमिश्नर्स वगैरह भी साथ होते हैं। लेकिन अमूमन ऐसा नहीं होता। शहर के आपको बेशतर इलाके ऐसे होते हैं जहाँ पे कोरोना एसओपी की वायलेशन होती है और उसके बाद पुलिस आती है और बाकायदगी से उन होटलों से अपना खाना ले जाते हैं, अपना पैसे ले जाते हैं और उन्हें काम करने देते हैं। बहुत सी दुकानें ऐसी हैं जिन्होंने अब तो महीना या हफ्ता पुलिस वालों का बांध दिया है और वो कहते हैं कि भाई आप हमसे पैसे ले लो लेकिन हमें कारोबार में तंग करने के लिए मत आया करो। तो ये तो सूरत हाल है कराची में। कोरोना के दिनों में पुलिस ने इसका फायदा जरूर उठाया है। खासकर हम ये भी देखते हैं कि पुलिस के एहलकार मुतासिर भी होते हैं कोरोना वायरस के दौरान। कराची और सूबे सिंध में पूरे में हम बात करें तो वो मुतासिर भी होते हैं, लेकिन उसके बावजूद आम शहरी भी परेशान होते हैं। अब जिस तरह ये गिरफ्तारियों का मामला है तो जिन लोगों के पास वैक्सीनेशन कार्ड नहीं होता, कराची में मजदूर तबका जो है वो हर वक्त अपनी जेब में वैक्सीनेशन कार्ड रख के नहीं घूमता, तो ऐसी सूरत हाल में कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि उनका NIC नंबर डाल के चेक कर लें पुलिस वाले कि भाई इनको डोज लगी है या नहीं लगी और उनको फिर जाने दें। लिहाजा ऐसे तो कराची के थाने भर जाएंगे। आपके पास जो 100 से ज्यादा थाने हैं उनमें आपके पास जगह कम पड़ जाएगी। अगर आपने रोज 5-5, 10-10 गिरफ्तारियां भी इस सिलसिले में शुरू कर दी फी थाना, तो कराची में रोजाना 600-700 आदमी को अदालत में पेश करना भी एक नया मुश्किल झंझट पड़ सकता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। शाहिद अली सक्खर से शोएब बरनी कराची से हमारे साथ मौजूद थे और दोनों बड़ी तादाद में पुलिस ने एक्शन लेना शुरू कर दिया, गिरफ्तारियां शुरू कर दी हैं, लेकिन ये सिलसिला ऐसे ही रहा। तो जिस तरह शोएब ने गुफ्तगू के आखिर में कहा कि थाने भर जाएंगे, ये तो एक नया मसला शुरू हो जाएगा। बहरहाल सिंध हुकूमत को अपने इन अहकामात पर भी एक रिव्यू करने की ज़रूरत है, नज़रसानी की ज़रूरत है। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।